मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं 2015 में 3 मार्कर के पार्ट 2 की। इससे पहले हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें हम किसान साख पत्र, आयात प्रतिस्थापन, शहरीकरण, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। 1 to 7 वीडियो पड़ा है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर इन्हें शेयर करें। चलिए, तो आज हमारे सामने 8 प्रश्न और हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है विनिवेश किसे कहते हैं। डी इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हमें लिखना है 3 मार्कर के अकॉर्डिंग, तो सरल भाषा में हम कैसे लिखेंगे तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम लिखेंगे कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में अपने हिस्सेदारी को निजी संस्थानों को बेचना क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। जैसे कि अभी सरकार ने जो एचपी पेट्रोलियम हो गया या इसके अलावा आईओसी होगी, बहुत सारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनमें बहुत सारे शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनी को बेच दिए हैं। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, विनिवेश में पूरी तरीके से नहीं बेचा जाता है। मान लिया कि कंपनी में जैसे 100% शेयर सरकार के थे, तो सरकार क्या करती कि इसमें से 25% जो शेयर हैं वो मान लेते कि उन्होंने मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी बेच दी, तो 25% क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। 75% अभी भी सरकार के पास में है, यानी कि अभी भी सरकारी कंपनी है। और ये मैं अपने वीडियो में बहुत सारी बार बता चुका हूँ आपको। इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ तक अगर सरकार के पास 51% शेयर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी कंपनी सरकारी है, और 49% किसी अन्य के पास में। तब तक अगर एक के पास में 51% है, चाहे वो सरकार है, सरकारी। लेकिन जैसे ही सरकार के शेयर 51 से नीचे आते हैं तो यानी कि वो कंपनी प्राइवेट हो जाती है। तो ये अच्छे से बता रखा है। अगर निजीकरण एलपीजी वाला आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ उसी के अंतर्गत यह आता है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने कि अल्प रोजगार की क्या डेफिनेशन होगी एज ए 3 मार्कर। तो हम यहाँ बताएंगे कि जब किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति को उसकी कौशल क्षमता की अपेक्षाकृत न्यूनतम वेतन मान पर कार्य करना पड़े तो वह अल्प रोजगार कहलाता है। देखिए, एक रोजगार होता है, एक बेरोजगार होता है, बीच में होता है अल्प रोजगार। मान लेते हैं कि अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है और आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, उसके बावजूद अगर आप किसी ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो एक तरीके से क्या है, वो आपकी कौशल क्षमता के ऊपर नहीं था। बीएससी साइंस फील्ड का है, आपने ग्रुप डी जो दी वो 10th फील्ड से आप वहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वो एक प्रकार का क्या है, अल्प रोजगार है। ठीक है, हालांकि सरकारी दामाद बनना अपने आप में ठीक बात है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, अल्प रोजगार कहेंगे। व्यक्ति के पास जो कौशल है उसकी क्षमता अनुसार उसे ना मिले तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्प रोजगार कहा जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि मानव विकास जो सूचकांक है वो क्या है। सिर्फ इतना सा पूछा है, तो 3 पॉइंट बनाने होते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि कोशिश करें कि जब भी 3 मार्कर लिखे तो पॉइंट आपके 3 पूरे हों। ओके, तो पहले पॉइंट में हमने बता दिया कि यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। दूसरे पॉइंट में बता दिया कि भारत का स्थान 129 है। ठीक है, और तीसरे में हमने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता दी कि इसके 3 अंग होते हैं जिन अंग के माध्यम से इसे रिफाइन किया जाता है। तो क्या है, शिक्षा, आय और आयु प्रत्याशा। ओके, शिक्षा के अंतर्गत हालांकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब में बहुत सारे बंटवारे हैं, लेकिन मेजर पॉइंट ये 3 हैं। तो एक चीज़ और बता दूं कि फ्लो चार्ट या ऐसे डायग्राम जब भी कभी बन रहे हो तो वो आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं तो वो एक तरीके का इंटरेस्ट पैदा करता है सामने वाले को फिर आपकी कॉपी चेक करने में, तो ये आप ज़रूर किया करें। इसके बाद में है 11वां प्रश्न, सुरक्षित भंडार। अब हो सकता है कि सुरक्षित भंडार आप में से बहुत सारे नहीं जानते हैं, लेकिन इसी लाइन को अगर आप पेपर में इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है बफर स्टॉक। फिर आप कहेंगे ये तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये बात मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप एक काम ज़रूर करें कि पेपर में हिंदी के साथ में इंग्लिश भी ज़रूर देखें, क्योंकि इकोनॉमी में साथ में यही दिक्कत हो रही कि इंग्लिश टर्म्स हमें पता है, हिंदी नहीं पता है। तो ऐसे में हमारा क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए इंग्लिश ज़रूर पढ़ा करें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षित भंडार में अनाज को सुरक्षित रखा जाता है जिसे कृषकों को लेकर पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक बीज का होता है जहाँ किसानों से जो है अनाज वो लेकर इकट्ठा किया जाता है और फिर गरीब लोगों में पीडीएस के थ्रू वितरित किया जाता है। तो एक्चुअल में जो सुरक्षित भंडार है, बफर स्टॉक है, वह खाद्य सुरक्षा का ही एक पार्ट होता है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर एज 3 मार्कर।
इसके बाद अगला प्रश्न है खुदरा ऋण, जिसे रिटेल लोन कहा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एज ए 3 मार्कर में? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, फिर समझा भी देता हूँ मैं आपको कि जब बैंक द्वारा ऋण किसी संस्थान के बजाय व्यक्तिगत उपभोक्ता को दिया जाता है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, रोजगार लोन आदि। लोन जो होते हैं, रिटेल मतलब क्या होता है, अगर आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो दुकान वाला रिटेलर कहलाता है या रिटेल शॉप कहलाती है, यानी कि जहाँ पर आपको आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाए। अगर आप ऐसा तो नहीं है कि चाय पत्ती लेने जाए तो जहाँ फैक्ट्री, जहाँ पर चाय पत्ती का पूरा बनता है, पैकेजिंग होती है, वहाँ जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप रिटेल पर जाते हैं। वैसे जगह अगर आप लोन लेने जाओ, लोन आपको पर्टिकुलर सुविधा के लिए चाहिए, जैसे कि आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आपको सिर्फ कार लेना है उसके लिए लोन चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए लोन चाहिए, तो ऐसे सारे लोन क्या कहलाते हैं? रिटेल लोन या खुदरा ऋण कहलाते हैं। संस्थान जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लोन लेती है तो फिर वो रिटेल लोन नहीं कहलाता है, ओके। या जैसे कि कोई बड़ी कंपनी लोन ले रही है, वो नहीं कहलाता है। आप और हम जैसे लोग अगर लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिर खुदरा ऋण यहाँ पर कहलाता है। तो ये था हमारे 12वें प्रश्न का उत्तर एज 3 मार्कर। इसके बाद बात करते हैं 13वां प्रश्न है सामाजिक न्याय। प्रश्न अच्छा है और ऐसी टर्म्स ही पूछी जाएगी 3 मार्कर में। 3 मार्कर में सटीक क्वेश्चन इकोनॉमी में आना इतना संभव नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी अपने आप में एक समझ वाला सब्जेक्ट है। और अगर आप में से किसी ने मेरी इकोनॉमी नहीं पढ़ी तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो इकोनॉमी पढ़ा है उसे आप ज़रूर पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। तो सामाजिक न्याय मतलब क्या? तो सामाजिक न्याय के तहत किसी व्यक्ति के वे न्यूनतम अधिकार जैसे धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, महिला सुरक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास की उपलब्धता आदि, जिससे वह सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। बहुत सारी बार होता है कि आम जीवन में सामाजिक न्याय तो चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगह होता है कि अगर कोई किसी दूसरे धर्म का है या किसी धर्म का, फिर वहाँ भेदभाव करना शुरू कर दिया जाता है। किसी पहनावे को लेकर बहुत सारी जगह समाज में उंगलियां उठाई जाती हैं। तो कम से कम सरकार ऐसा प्रयास करे कि लोगों के मध्य समरसता और सामाजिक न्याय बढ़ सके। उसके जो मेरिट वस्तु है, कम से कम भोजन, वस्त्र, आवास, वो तो उसे उपलब्ध करवा सके और सुरक्षित जो जीवन यापन है वो कर सकें। तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। हालांकि सामाजिक न्याय अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी एज ए 3 मार्क का लिखना है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। तो 14वां प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे आप आसानी से बता सकते हैं, इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और बीच की होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि जब किसी अर्थव्यवस्था में नियमन सरकार करे किंतु उत्पादन एवं वितरण में सरकार एवं निजी क्षेत्र की समान भूमिका हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत में होता है, बीएसएनएल कंपनी है, वो सरकारी कंपनी चल ही रही है, इसके अलावा एयरटेल जियो प्राइवेट कंपनियां भी चल रही है, ठीक है। पेट्रोल पंप पे अगर हम देखेंगे तो जैसे कि अगर आप इंडियन ऑयल देखते हैं तो वो सरकारी कंपनी है, लेकिन रिलायंस या एसआर का पेट्रोल पंप देखते हैं वो प्राइवेट कंपनी है। तो सब कंपनियां, कोई भी निजी क्षेत्र भी आ सकता है, सरकारी क्षेत्र भी आ सकता है, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ओके। देन इसके बाद लास्ट प्रश्न है 15वां 2015 के 3 मार्कर का। वाणिज्यिक पत्र किसे कहते हैं? कमर्शियल पेपर इस इंग्लिश में कहा जाता है। तो कंपनियां अल्पकालिक ऋण हेतु वाणिज्यिक पत्र के जरिए ऋण लेती हैं, जो गारंटी रहित होते हैं और जोखिम युक्त होते हैं, जिसकी अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी अगर एसबीआई में लोन लेने जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें देनी होगी? नहीं। होता क्या है कि कमर्शियल पेपर में ऐसा ही होता है कि लोगों की जान पहचान के थ्रू जब ऋण दिया जाता है, मान लेते हैं कि कोई ऋण देने वाली कंपनी है और उसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति पर सिर्फ उसे भरोसा है, तो यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से कि हाँ, इस पत्र पर लिख दिया जाता है कि मैं 6 महीने में लोन लौटा दूंगा, बस इतनी सी बात है। हालांकि इसमें क्या होता है, कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती है। अगर सामने वाला लोन नहीं भी दे आपका वापस, तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन कमर्शियल जो पेपर होते हैं, इन्हीं के थ्रू मार्केट में लोन ज़्यादा अवेलेबल हो पाता है, बजाय अगर कुछ चीज़ें या संपत्ति गिरवी रखी जाए इसके मुकाबले। तो वाणिज्यिक पत्र जो होते हैं वो अमूमन सरल तरीके से लोन, जैसे कि अभी समूह के जो लोन बढ़ रहे हैं, अगर आप सुनते हैं, खासकर अभी माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं कोरोना के बाद में, तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू यहाँ पर चीज़ें हो रही है। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको उत्तर समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों के साथ में
सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।